कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि अखंड भारत का मतलब क्या है। अगर हम लोगों ने अगर अपना इतिहास पढ़ा हो तो मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहूंगा जिसमें अखंड भारत का स्वरूप दिखाया गया है। जब हम सम्राट अशोक की बात करते हैं उस समय ऐसा कहा जाता है कि भारत पर्शिया से लेकर कंबोडिया, इंडोनेशिया तक फैला हुआ था और इस बात के पुख्ता तथ्य या सबूत हैं कि अगर हम कभी इंडोनेशिया और कंबोडिया जाएं या इवन थाईलैंड जाएं, वहां पर भगवान राम की पूजा होती है। तो सिर्फ भौगोलिक रूप पर नहीं, वैचारिक रूप पर अखंड भारत की चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारे भूभाग को मिलाकर एक अखंड भारत बना दिया जाए, नहीं, हम भारतीय संस्कृति और परंपरा को इस दुनिया में, इस समाज में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम इस जिस संस्थान में बैठे हैं, अरविंदो संस्थान में अभी सर से चर्चा हो रही थी तो सर ने बोला कि 2 मिनट आप थोड़ा सा विस्तार से थोड़ा परिकल्पना के बारे में बताएं। तो मैंने अध्ययन करने के लिए नेट खोला और उस नेट पे जब मैंने सर्च किया तो सबसे पहला एक स्टेटमेंट आया आचार्य अरविंदो का। आचार्य अरविंदो के बारे में कहा जाता है कि 1926 के बाद वो किसी से कभी नहीं मिले, पर 1947 में स्वतंत्रता के बाद वो कांग्रेस के कुछ लोग, मुंशी जी स्पेसिफिकली अगर बोलूं तो उनसे मिले और उन्होंने सिर्फ एक ही चिंता जताई कि अखंड भारत की परिकल्पना का क्या। हमने समाज को जाति या अन्य आधार पर बांट दिया है, भारत और पाकिस्तान का डिवीजन हो गया है, ठीक है, उनकी अपनी स्वयं की ग्रोथ के लिए आवश्यक था, ऐसा हुआ, लेकिन हमारी अखंड भारत की परिकल्पना का क्या। और उस सवाल का जवाब हमें आज तक नहीं मिल पाया। अगर हम अपने देश के अभी के नक्शे को देखें तो बहुत सारे देश या संस्कृतियां समय के साथ हमसे अलग होती चली गई। अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो ये कुछ 1800 के सन में वो हमसे अलग हुए। उसके बाद पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, बांग्लादेश बना, उसके पहले म्यांमार, भूटान, और एक एक करके अलग अलग समय पर हमसे अलग होते चले गए, पर सांस्कृतिक और वैचारिक रूप से वो हमसे जुड़े हुए हैं। और हम इसी परिकल्पना के साथ सादर आग्रह करते हैं हमारे मंचासीन अतिथि परम आदरणीय डॉक्टर विश्वास चौहान जी से कि वो आए और इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएं। सभी को नमस्ते। आप सभी लोग काफी समय से मुझे लग रहा है इंतजार कर रहे थे, तो मैं देर से आने के लिए सबसे पहले आपसे क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मुझे एक दूसरे कॉलेज में था, वहां से मैं जब आया तो रास्ते में कुछ ट्रैफिक वाली प्रॉब्लम हो गई। तो हमेशा हर व्यक्ति कहता है वास्तव में मेरे साथ आज हुआ है। तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में इस प्रतिष्ठित संस्था की सम्मानीय कुलपति, जिन्हें हमने कुलगुरु कहा है, कुलगुरु महोदय आदरणीय ज्योति बिंदल जी, हमारे बीच में इस संस्थान के आदरणीय रजिस्ट्रार श्री आनंद मिश्रा जी और जयश्री मैडम जी, यहाँ पर उपस्थित सभी जो स्टाफ के लोग हैं, वो भाई बहन और मेरे सारे विद्यार्थी साथियों। जैसा कि आनंद जी ने बताया कि अखंड भारत की कुछ बात आज होने वाली है, ऐसा नहीं है। अखंड भारत प्राचीन स्वरूप में पहले था, होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, आगे होगा, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं महर्षि अरविंद जी की भविष्यवाणी सही हो। मैं आज दूसरे परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहता हूं। मैं बात करना चाहता हूं आज जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर की जब मैं बात करता हूं तो मैं बात करूंगा सबसे पहले महाभारत का। महाभारत में एक श्लोक है, आर यू ऑल कंफर्टेबल इन हिंदी? नो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, मुझे थोड़ा सा बात करने में मजा उसी में आता है। तो महाभारत में एक श्लोक है कि वो सभा सभा नहीं जहां धर्म ना हो, और उस श्लोक की दूसरी पंक्ति में कहा गया है कि वो सभा सभा नहीं जहां धर्म है लेकिन सत्य ना हो, और तीसरी लाइन में उस श्लोक में कहा गया कि वो सभा सभा नहीं जहां धर्म भी है, सत्य भी है, लेकिन वरिष्ठ ना हो, सीनियर्स ना हो, और चौथी पंक्ति में कहा गया है कि वो सभा सभा नहीं
जहां धर्म भी है, जहां सत्य भी है, जहां सीनियर्स भी हैं, वरिष्ठ भी हैं, लेकिन छल हो, चीटिंग। तो एक क्वेश्चन मेरे मन में आता है कि जहां धर्म भी है, जहां सत्य भी है, जहां वरिष्ठ भी बैठे हैं, क्या वहां कोई छल हो सकता है, चीटिंग हो सकती है? वास्तव में महाभारत में जब ये बात कही गई थी विदुर के द्वारा, तो वहां तो द्रौपदी चिरहरण और जो वो पांडवों के बीच में जो द्रुत क्रीड़ा हुई थी, तो देखा हमने वो रमल वगैरह फेंकते थे, वहां कुछ छल उनके साथ हुआ। तो स्वतंत्र भारत में भी एक छल हम सबके साथ हुआ है, और वो छल ये हुआ है कि हमें हमारे देश का जो मैप, जो हमारा मानचित्र दिखाया गया है, वो पूरा नहीं है, वो अभी अधूरा है। भारत माता का मुकुट जो कुछ हमें दिखाया जाता है, वो अभी हमारे पास नहीं है। तो उस भारत माँ के मुकुट को पूरा करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स हैं, क्या क्या होना है, ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। निसंदेह आपकी जो ये मेडिकल की पढ़ाई है, इससे बिल्कुल अलग ये है, लेकिन कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा भी हमारे पास आना चाहिए, अगर वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये जो चित्र आप सामने देख रहे हैं, ये अभिनव गुप्त का है। इस चित्र के मायने ये हैं, इस फोटो के मायने ये हैं कि अभिनव गुप्त लगभग 1000 साल पहले उनका देहांत हो गया। उससे 1000 साल पहले वो जम्मू कश्मीर में एक महान संत के रूप में हुए, और इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इन्होंने लगभग 1000 बुक्स लिखी हैं उस जमाने में, सोचिए आप। और इनका जो नाट्य शास्त्र है, जिसको हम ड्रामेटिकल स्टडीज बोलते हैं, उसमें जो कलर्स हैं, जो साउंड्स हैं, और जो उसमें एक तरह से कैमोफ्लेज जिसको हम बोल सकते हैं कि जो रंग वगैरह जो बेकअप है, उसमें जो उन्होंने टेक्निक यूज की है, उस पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में बहुत समय से रिसर्च होती है, उस पर स्टडी होती है, वो पढ़ाई जाती है वहां लोगों को। लेकिन ये छल हमारे साथ हुआ कि हमें कभी अभिनव गुप्त के बारे में हिस्ट्री, आप सब लोगों ने स्कूल लेवल पे कभी पढ़ी होगी, तो लिखने में नहीं आई। तो जो जम्मू कश्मीर है, वो उसका अगर हम हिस्ट्री यदि देखें, तो बातें तो बहुत है। हमारे देश का नॉलेज सेंटर वो था, वहां पर ही अगर देखा जाए साइंटिफिकली, तो बताते हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति वहीं से कहीं से हुई है, मानसरोवर के किनारे से। वहां से ह्यूमिनिटी और ये सारे आदित्य, अंगिरा, वायु, अग्नि, 4 ऋषि वहां पर आए अपने मेडिकल लोगों के सामने। मैं तो लॉ का प्रोफेसर हूं, तो मुझे तो ये बताया गया कि मनुष्य के पूर्वज बंदर थे। अब मैं कानून का प्रोफेसर होने के नाते साइंस ज्यादा जानता नहीं, पर मेरे मन में सहजा एक प्रश्न आता है कि यार बंदर तो आज भी है, इनकी क्या गलती हुई कि मनुष्य नहीं हुए? क्या गलती इनसे हो गई? क्या इनसे कोई श्राप हो गया? क्या कुछ हो गया कि ये मनुष्य क्यों नहीं हुए? लंबे समय से बंदर है, रामायण काल से बंदर पढ़ते आ रहे हैं, उनके बंदर थे, मानव थे, तो वो मनुष्य क्यों नहीं हुए? तो उसकी गुत्थी कोई सुलझा नहीं पाया। तो जब मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर में ये प्रश्न मेरे टीचर से पूछा, तो उन्होंने मुझे डांट दिया, तो मैं फिर छोड़ दिया, बीएससी छोड़ के मैं आर्ट साइड आ गया, और फिर मैंने लॉ वगैरह की साइड में आ गया। खैर वो विषय नहीं है। तो कल्हड़ की राजतरंगी नाम का एक हिस्ट्री बुक भारत के पास है, और जो कि यूनेस्को के द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। और उसमें ये बताया गया है कि कश्मीर में जो ये कल्हड़ की राजतरंगी का जो ये बुक है, ये 1149 से 15 के बीच में उसको लिखा गया है। और इसमें महाभारत के राजा गोनंद प्रथम से लेकर उसके पहले 1150 इयर्स तक का पूरा जो है, इसमें पूरा एक जिसको हम बोल सकते हैं पूरी एक समय की पूरी एक बातचीत इसमें कही गई है, उस समय से लेकर वर्तमान तक। तो इसके बाद गोनंद के बाद जो जम्मू कश्मीर था, उसकी हिस्ट्री को जोन राजाओं ने आगे बढ़ाया। 1459 में उसकी डेथ हुई। उसके बाद कुछ नाम आपने सुने होंगे कभी, श्रीकर, प्रज्ञा भट्ट और शुक, ये सब लोग वहां पर हुए, इन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी। फिर गोवन वंश के लगभग 300 वर्ष पहले तक दर्जनों राजा वहां पर हुए। समय अभाव के कारण मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन कश्मीर पर उल्लेखनीय यह है कि 273 ईस्वी पूर्व 273 बीसी जो है, वहां पर अशोक, जो सम्राट अशोक थे, उन्होंने राज किया। जो आज श्रीनगर हम सुनते हैं, वो श्रीनगर जो है राजा अशोक के द्वारा जो है वो नगर की स्थापना वहां पर की गई थी। पहले जो वर्तमान श्रीनगर से 5 किलोमीटर दूर उसकी स्थापना थी। आज उसके वहां पर सारे भग्नावशेष मिलते हैं।
अशोक की डेथ हुई, उसके बाद में वहां पर मौर्य साम्राज्य आया। बैक्टीरिया जो है वो अफगानिस्तान के रास्ते से आए, उन्होंने अधिकार किया। फिर कनिष्क आया, और कनिष्क के समय में वेनसांग ने एक बहुत बड़ा उसमें एक लिखा है कि जो फोर्थ बुद्ध कॉन्फ्रेंस, जो बुद्ध रिलीजन की जो कॉन्फ्रेंस फॉर वर्ल्ड लेवल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, वो कनिष्क के समय में जो है जम्मू कश्मीर में हुई। मैं सब बातें क्यों कर रहा हूं, मैं आगे आपको बताने वाला हूं। 523 ईस्वी में काराकोटा वंश का राजा दुर्लभवर्धन हुआ, और फिर वहां पर उसके भी शासक रहे चंद्रपीड़ वगैरह। उन्होंने अरबों को बहुत समय तक रोक के रखा, भारत में नहीं आने दिया उन लोगों को। 724 ईस्वी में ललितादित्य नाम के एक शासक वहां पर हुए, और आपको ये जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि उनका जो राज था वो जम्मू कश्मीर से आगे ईरान की सीमाओं तक, और अपने यहाँ मालवा तक, कन्नौज तक, उज्जैन और ये कन्नौज, ये इंदौर क्षेत्र में भी उनका राज था, और बंगाल तक उनका शासन था। सोचिए आप, जहां जम्मू कश्मीर, ये मध्य भारत और बंगाल, इतना बड़ा एम्पायर। लेकिन क्या कभी किसी ने हिस्ट्री में ललितादित्य के नाम को सुना है? 400-500 साल के मुगलों के बारे में तो बहुत महिमा मंडन किया गया है, लेकिन ललितादित्य लंबे समय तक शासन, इतना लंबा एम्पायर, उनके बारे में नहीं है। ये भी एक छल देश के लोगों के साथ हुआ। 760 ईस्वी में, 760 ईस्वी में ललितादित्य की मृत्यु हो गई, और 9वीं शताब्दी के मध्य तक उनके वंश ने जम्मू कश्मीर पर शासन किया। वो सब सनातनी थे। 855 ईस्वी में, यानी 855 ईस्वी में उत्पल राजवंश वहां पर आया। अवंती वर्मन राजा बने। आप जब भी जम्मू कश्मीर गए तो मार्कंड सूर्य मंदिर जो है वो अवंती वर्मन राजाओं के द्वारा वहां पर बनवाया गया। और उसके बाद में 1014 ईस्वी में, यानी 1014 उसमें जो है वहां पर जो शासन आया, वो राजा जयपीड़, जो गजनी के शासक, गजनी के राजाओं को हराकर वहां पर शासन में आए थे, उनका शासन रहा। 1339 में सबसे पहले जो है कश्मीर की स्वात घाटी में मुगलों का प्रवेश हुआ। 1339 ईस्वी में शाहमीर शमसुद्दीन, उसका सबसे पहले वहां पर राजा बना, पहला मुस्लिम शासक जम्मू कश्मीर का था। और 1389 में उसी का एक वंशज था सिकंदर, बुद्ध शिकन इसका नाम था। बुद्ध शिकन इसलिए बोलते थे कि वो बुद्ध शिकन यानी जो मूर्तियां तोड़ देता था। कहीं भी उसको मूर्ति दिखी तो वो एक मूर्ति तोड़े बिना वो ब्रेकफास्ट नहीं करता था। उसका कहना था कि मैं एक मूर्ति तोड़ूंगा, उसके बाद ही ब्रेकफास्ट। और उसके द्वारा जो काम किया गया वो ये किया गया, हमारे जो सनातन परंपरा के जो मंदिर जम्मू कश्मीर में थे, उनकी ये हालत उस समय से प्रारंभ हुई। और सबसे क्रूरतम शासक वो था। उसके बाद में 1540 में हुमायूं सेनापति मिर्जा हैदर, फिर 1586 में अकबर का भी शासन वहां पर रहा, उसका यूसुफ शाह जो उसके माध्यम से, फिर जहांगीर, शाहजहां, ये होते होते 1674 में खैबर पख्तून की लड़ाई में जो औरंगजेब वहां पर था, औरंगजेब का एक सेनापति था, उसने जो है वहां पर अपना शासन जमा लिया। एक बहुत महत्वपूर्ण घटना मैं आपको बता रहा हूँ। किसान आंदोलन अभी देश में चल रहा है, और किन बातों के और क्या क्या चीजें सोशल मीडिया के माध्यम से आती हैं, उस परिप्रेक्ष्य में ये विषय मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो भयंकर अत्याचार उन्होंने उस लोगों पर जब वहां चालू किया, तो एक कश्मीरी पंडितों का, जिनको हिंदू हम कह सकते हैं, वो गुरु तेग बहादुर के पास पहुंचे और उनसे कहा कि महाराज, आप बहुत आध्यात्मिक प्रतिमूर्ति हैं, गुरु हैं, तो आप औरंगजेब को समझाइए कि ऐसा अत्याचार ना करें। महाराज जो गुरु तेग बहादुर थे, उन्होंने औरंगजेब के पास समाचार भिजवाया कि भाई इनको मत कहो कुछ, यदि आप मुझे कन्विंस करो, यदि आपने मुझे कन्विंस करो तो मैं इस्लाम धर्म ग्रहण कर लूंगा, लेकिन अगर मैंने कर लिया तो फिर ये सारे लोग आपके मजहब में आ जाएंगे। और इसके लिए आप चर्चा कीजिए। भारत की परंपरा संवाद की रही है, कम्युनिकेशन की रही है, हम आपस में बैठकर बातचीत करेंगे। औरंगजेब की तरफ से कुछ लोग पहुंचे, उनका बातचीत हुई, लेकिन वो कन्वीनियंस वहां पर वो सफलता नहीं मिली। गुरु तेग बहादुर के तर्कों के सामने वो कुछ बोल नहीं पाए, और औरंगजेब को जाकर उन्होंने बता दिया कि वो तो साहब कुछ भी बोलता है। तो गुरु तेग बहादुर को 1675 में, जुलाई 1675, नोट करिए इस डेट को, क्योंकि आप लोग हो सकता है कि डॉक्टरी के बाद हो सकता है कि आप यूपीएससी की एग्जाम भी दें, कहीं जाएं, या जनरल नॉलेज की कहीं भी बात आती है तो हमारे दिमाग में ये चीज होना चाहिए। जुलाई 1675 में उनको अलीपुर से बंदी बनाकर जम्मू कश्मीर के सरहिंद में ले जाया गया, और 3 महीने तक उनको भयंकर यातनाएं देकर उनको कहा गया कि आप आइए, कन्वर्ट हो जाएगी। वो नहीं हुए।
तो सरहिंद से उनको एक पिंजरे में डालकर दिल्ली लाया गया, और दिल्ली लाने के बाद भी उनके साथ खुले में चौराहे पर उनके साथ अत्याचार हुए। जब उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया तो दिल्ली में चांदनी चौक पर उनका शीश धड़ से अलग कर दिया गया, और जिस जगह पर उनका शीश धड़ से अलग किया गया था वो आज शीशगंज गुरुद्वारा है। जो लोग दिल्ली जाते होंगे वो देखिए। तो हिंदू समाज के लिए एक सिख गुरु का ये बलिदान, जम्मू कश्मीर के लिए एक बलिदान, वास्तव में ये जो खालिस्तान की बात जो कर रहे हैं लोग, उनको ये पता होना चाहिए कि उनके गुरुओं ने इस देश के बहुसंख्यक समाज के लिए अपना शीश कटा दिया, और जहां उनका शीश गिरा वो शीशगंज गुरुद्वारा, और जहां उनका धड़ को जलाया गया, दाह संस्कार किया, वो रकाबगंज गुरुद्वारा के नाम से आज भी जो है माना जाता है। 24 नवंबर 1675 को यह घटना हुई थी, जिस समय गुरु तेग बहादुर का बलिदान जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के हिंदुओं के लिए चांदनी चौक दिल्ली पर किया गया था, 24 नवंबर 1675। इसके बाद औरंगजेब के सूबेदार इफ्तिकार खान वगैरह रहे। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। 1753 में मुगलों के विरुद्ध उधर अफगान से अहमद शाह अब्दाली भी वहां पर आ गया। 1819 में 2 बार असफलता के बाद में पंडित बिरबलधर के सहयोग से महाराजा रणजीत सिंह, जो कि सिख साम्राज्य थे, उनके सेनापति मिसर दीवानचंद के नेतृत्व में 15 जुलाई 1819 में जब्बार खान को शोपिया के युद्ध में पराजित करके मुगलों का शासन वहां से खत्म किया गया, और इस तरह सिखों ने अपने गुरु तेग बहादुर का बलिदान लेकर जम्मू कश्मीर पर अपना राज स्थापित किया। और 1820 में डोगरा शासक जो थे और सिख शासक दोनों ने मिलजुल कर वहां पर शासन किया। 1827, ये डेट भी आप याद रखिए, ये भी आपको याद रखने की आवश्यकता है क्योंकि इसके साथ एक गर्व जुड़ा हुआ है। 1827 में हरि सिंह नलवा नाम के एक सिख थे, उन्होंने शेदू की लड़ाई में अफगानों को पराजित किया। आपने भी सुना होगा, अमेरिका अफगान से वापस आ गया और वहां अपने आर्म्स वगैरह भी वो छोड़ के आ गया, और तालिबानों के पास में क्यों भगना पड़ा अमेरिका को? इसके पहले रशिया को भी वहां से भगना पड़ा था। तो आज तक अफगानिस्तान की हिस्ट्री में अफगान को कोई हरा नहीं पाया, लेकिन एकमात्र सिख जो सेनापति थे हरि सिंह नलवा, उन्होंने अफगानिस्तान को पराजित किया, और न केवल पराजित किया बल्कि वहां जितने भी लड़ाका थे उनसे कह दिया कि यदि आप स्त्री वेश में हमारे सामने आएंगे तो आपकी जान बचेगी, अदरवाइज आपको भी छोड़ा नहीं जाएगा। क्योंकि सिखों के बारे में कहा जाता है कि वो महिलाओं पर आक्रमण नहीं करते, तो आज भी वहां पर वो सिख वेशभूषाएं जो रहती है उनकी सलवार अलवार पहनते वहां पे लोग रहते हैं। उसके बाद राजा जोरावर सिंह रहे, उन्होंने तिब्बत में चाइना को पराजित किया। आज तक ये कहा जाता है कि भारत ने अपने 10,000 साल के इतिहास में किसी पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन हमने किया, और चाइना को हमने पराजित किया 1841 में तिब्बत जीतने के लिए, अपनी भूमि पर कब्जा करने के लिए। और जोरावर सिंह जिनके नाम पर वहां फोर्ट है, उन्होंने जो पराली होती है जिसको जलाने से प्रदूषण होता है दिल्ली में, वो पराली के जूते पहनकर बर्फ में चाइनीज सैनिकों के साथ जो है लड़ाई की और तिब्बत को वापस अपने देश में मिलाया। तो इस तरह ये पूरा एरिया जो जम्मू कश्मीर का था, ये पूरा हमारा उस समय अभिन्न अंग था। ये पूरा का पूरा प्राचीन जम्मू कश्मीर का इतिहास है जो हमारे पास उस समय था। आज की कंडीशन ये है कि जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का कुल क्षेत्रफल है, आपने नक्शे में ये चित्र देखा होगा, ये फोटो नक्शे में आपने देखा होगा भारत के नक्शे में, लेकिन इसमें जो आपको ये ब्लू कलर से दिख रहा है वो पीओटीएल है, यानी पाक ऑक्यूपाइड टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ये जो 2 निशान दिख रहे हैं ये सीओटीएल है, यानी चाइना ऑक्यूपाइड टेरिटरी ऑफ लद्दाख, और ये जो ग्रे कलर का उधर दिख रहा है वो पीओजे है, मीरपुर मुजफ्फराबाद पाकिस्तान के कब्जे में है। हमारे पास सिर्फ ये व्हाइट और येलो वाला हिस्सा है जो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 1 लाख समथिंग हो रहा है। बाकी आप देखेंगे कि 64,000 समथिंग वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान के कब्जे में है, 13,297 उसके पास और है, चीन के पास हमारा 42,735 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। ये आज की कंडीशन है। ये भी एक छल है कि नक्शा हमें पूरा दिखाया जाता है, लेकिन ये हिस्सा जो ऊपर का हिस्सा है हमारे देश के मानचित्र में तो जरूर है, लेकिन हमारे स्वाभिमान चित्र में नहीं है, क्योंकि इस पर पाकिस्तान और चीन का कब्जा है। अब ये कब्जा क्यों हुआ, इसके पीछे थोड़ी सी स्टोरी है, मैं आपको बताऊंगा। तो जो भारत बिफोर इंडिपेंडेंस की हम बात यदि करें तो अगर हम देखें तो कल्चरली और आप देखेंगे लीगली भारत हमेशा से एक यूनिट रहा है, एक पूरा क्षेत्र जो भी आनंद जी ने इसके पहले एक अखंड भारत के रूप में आपको बताया है। लेकिन जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो उन्होंने भारत को 2 हिस्सों में राजकाज की दृष्टि से बांटा, एक था ब्रिटिश भारत और एक था प्रिंसली स्टेट। तो जो ब्रिटिश भारत था उसमें अंग्रेज के जो अधिकारी थे वो सीधे उसको रूल करते थे,
और जो प्रिंसली स्टेट थे उसमें वो किसी राजाओं के, महाराजाओं के माध्यम से, नवाबों के माध्यम से, इनके माध्यम से वहां पर रूल करते थे। तो इस तरह का नक्शा उस समय था, ये जो प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिश इंडिया। तो जो ये येलो कलर में दिख रहा है ये पूरा ब्रिटिश इंडिया था, यानी यहाँ का जो भी प्रशासक होते थे वो अंग्रेज होते थे। और जो ये गुलाबी कलर में आपको दिख रहा है यहाँ पर सब में प्रिंसली स्टेट थी, यानी कोई ना कोई राजा, महाराजा, नवाब उस समय कहीं ना कहीं रियासतों को गवर्न करता था। इस तरह सबसे ऊपर आप देखेंगे पिंक कलर में, तो जो जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है वो महाराजा रणजीत सिंह उसके जो है अधिकारी थे, उनके पास ये था। तो ये जो हिस्सा था ये पूरा का पूरा भारत का जो हिस्सा था ये पूरा भारत का था। ये महाराजा हरि सिंह की जो डॉक्यूमेंट्री सील है, सील को मैं और आपको बताता हूँ उसमें क्या लिखा है। इसमें ये लिखा हुआ है, इसमें सारी चीज लिखने के बाद में आगे लिखा है जम्मू कश्मीर तिब्बत आदि देशाधिपति। यानी अगर चीन और पाकिस्तान दावा करेंगे नहीं साहब भारत का कभी नहीं था, तो ये डॉक्यूमेंट हमारे पास में है कि महाराजा हरि सिंह की जो सील थी उसमें जम्मू कश्मीर और तिब्बत और उसके आगे का जो क्षेत्र था वो भी, उसका भी अधिपति महाराजा हरि सिंह था, जो लास्ट एम्पायर सिखों का या डोगरा का जिसको हम बोल सकते हैं वहां पर जम्मू कश्मीर में था। अब ये सब चीजें क्यों हुई, तो इसके पीछे कुछ मिथ है। उस मिथ में बताया गया है कि महाराजा डिलेड द एसेशन। आपने देखा होगा कि जब ये भारत आजाद हुआ तो स्वाधीन हुआ तो दो एक्ट बने थे, एक 1947 का इंडिपेंडेंस एक्ट, एक 1935 का एक्ट। जो लॉ के विद्यार्थी हैं उनको ये जानकारी यहाँ पर होना चाहिए। तो इन दोनों एक्ट में जो डोमिनेंट था, जो अंग्रेजों का जो ब्रिटिश भारत था, जो मैंने येलो कलर में आपको बताया था इसके पहले, जो ये येलो कलर में था, इस पूरे डोमिनियन को अंग्रेजों ने दो भागों में बांट दिया था। हिस्से को एक को उन्होंने कहा था पाकिस्तान डोमिनियन और एक को कहा था उन्होंने भारत डोमिनियन। और जो एक गुलाबी कलर की प्रिंसली स्टेट थी, इनसे कहा था कि आप या तो भारतीय डोमिनियन में मिल जाओ या पाकिस्तान डोमिनियन में मिल जाओ। और मुसलमानों की जनसंख्या के आधार पर उनको जो ये लेफ्ट का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र उनको जो पाकिस्तान के रूप में घोषित करके उनको उस समय दे दिया गया था। तो अब जब राजा हरि सिंह वहां पर शासन करते थे तो शेख अब्दुल्ला उस समय ये भी पढ़ लिख के गए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ लिख के गए। पढ़ लिखने के बाद में अगर देखा जाए तो शेख अब्दुल्ला ने हमेशा महाराजा हरि सिंह का विरोध किया, और विरोध करने के बाद में स्थिति ये आ गई कि जब देश में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय शेख अब्दुल्ला कश्मीर में महाराजा कश्मीर छोड़ो आंदोलन चला रहा था। अब अगर हम इसकी डेमोग्राफी देखें पूरी इस चीज की, यदि हम इसमें एसेशन के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि जो कश्मीर का जो हिस्सा है आज की तारीख में या जो स्वतंत्रता के पहले की तारीख में यदि हम देखें तो जो लद्दाख क्षेत्र था वहां पर मुस्लिम्स का कोई ज्यादा रोल नहीं था, उसमें ज्यादा जनसंख्या नहीं थी। जम्मू रीजन में कोई ज्यादा संख्या नहीं थी। कश्मीर में भी यदि हम देखें तो 11% कश्मीर घाटी थी, जिसमें 4 जिलों में शेख अब्दुल्ला का प्रभाव था। बाकी में महाराजा हरि सिंह के लोग थे, उनको समर्थन करने वाले लोग थे। तो महाराजा हरि सिंह ने कहा कि तुम 4 जिलों की छोटी सी घाटी के जो व्यक्ति हो और तुम जो है मुझे भारत कश्मीर छोड़ने की बात करते हो, तो उन्होंने उसको जब ज्यादा उसने आंदोलन किया तो उसको गिरफ्तार कर दिया। जब शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया गया तो शेख अब्दुल्ला के पैरोकारी करने नेहरू जी, ये मई 1946 में, मई 1946 में कुछ वकीलों को लेकर जब उसको शेख अब्दुल्ला को जेल से छुड़वाने के लिए, पैरवी करने के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचे। तो महाराजा ने उनको समझाया, हरि सिंह ने कि साहब ये जो व्यक्ति है ये एक तरह से यहाँ इन्फ्लुएंसर है और ये गड़बड़ कर रहा है, यहाँ इसका कोई वजूद नहीं है, आप इसका पक्ष मत लीजिए। लेकिन उस समय क्या चल रहा था कि विभाजन का दौर चल रहा था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस में एक तरह से कंपटीशन चल रहा था कि मुसलमानों का नेता कौन। तो दोनों में से कोई भी मौका गंवाना नहीं चाह रहा था। नेहरू जी मुसलमानों का नेता सिद्ध करने के लिए अपने आप को शेख अब्दुल्ला की पैरवी करने के लिए जो है वो जम्मू कश्मीर की तरफ चले। तो उनको जो है महाराजा हरि सिंह ने समझाया, नहीं माने तो उन्हें वहां पर जो कोहाला का पुल है उससे जब वो पास उसको कर रहे थे और जैसे ही जम्मू कश्मीर में घुसे, 2 मील एक जगह वहां पर पूरे भारत में उनके नाम का डंका बजता, महात्मा गांधी तक उनको बड़ा प्रेफरेंस दे रहे हैं, पूरे एक छत्र राज नेहरू जी नेहरू जी नेहरू जी, घमंड। आज उनके एक वंशज की यात्रा वात्रा कर रहे हैं, उनकी जरा बॉडी लैंग्वेज देखिएगा तो पता चलेगा कि वो तो एक अंश है, उनके जो पूर्वज है उनमें कितना घमंड, कितना अहम रहा होगा उस जमाने में। अरे मुझे गिरफ्तार कर लिया, मैं भारत का प्रधानमंत्री बनने वाला हूँ, एक छोटी सी रियासत के राजा ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। ठीक है पट्टे तुझे बताता हूं। और जब देश आजाद हुआ और आजाद होने के बाद में जब प्रिंसली स्टेट्स को डोमिनियन में मिलने की बात में आई तो सभी स्टेट्स के राजाओं ने
सरकार को पत्र लिखा कि हम एसेशन करना चाह रहे हैं भारत में, जो भारत में मिलना चाहते थे उन्होंने कि आफ्टर इंडिपेंडेंट जो आफ्टर फ्रीडम जो है कश्मीर की सेना, जो पाकिस्तान की जो सेना थी उनका कमांडर अपना था, लेकिन भारत की जो सेना थी उसका कमांडर माउंटबेटन ही था। माउंटबेटन के इशारे पर ही भारत की सेना चलती थी भारत की आजादी के बाद भी। तो माउंटबेटन भी महाराजा को मनाने पहुंचा कि साहब आप तो जो है पाकिस्तान के साथ मिल जाओ। और इसके पीछे ब्रिटिशर्स की जो नीति थी वो ये थी कि वो रूस और यूरोप के बीच में एक बफर स्टेट बनाना चाहते थे ताकि रूस डायरेक्ट यूरोप में ना आ पाए, जैसा कि अभी यूक्रेन है यूरोप के बीच में और रूस के बीच में यूक्रेन जैसे एक बफर स्टेट था, उसी तरह वो पाकिस्तान के नाम से बफर स्टेट बनाना चाहते थे और जम्मू कश्मीर को पूरा मिलाए बिना वो पूरा नहीं होता। तो महाराजा ने भी माउंटबेटन को समझाया कि भाई मैं तो भारत में मिलना चाहता हूँ, मेरे यहाँ जनसंख्या मुस्लिम लोगों की बहुत कम है, मेरी अधिकांश जनसंख्या हिंदू है, इसलिए मुझे भारत में ही मिलना है और आप मैं इसमें एग्री नहीं करूंगा। और उसके बाद में जो है उन्होंने माउंटबेटन को घुमाते रहे, डल झील के किनारे टहलाते रहे, शिकार कराते रहे, उसको धूप में नंगा लिटाते रहे, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी और बाद में उसको गाड़ी में बिठा के वापस दिल्ली भेज दिया। तो माउंटबेटन भी उनसे बहुत नाराज। अंग्रेज भी महाराजा हरि सिंह से इसलिए नाराज थे कि 1931 के गोलमेज सम्मेलन, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हुई थी, जिसमें भीमराव अंबेडकर जी भी थे, जिसमें महात्मा गांधी भी थे, उसमें प्रिंसली स्टेट की ओर से रिप्रेजेंटेशन करने के लिए महाराजा हरि सिंह पहुंचे थे और एकमात्र वहां पर महाराजा हरि सिंह थे जिन्होंने प्रिंसली स्टेट्स की तरफ से रिप्रेजेंटेशन करते हुए कहा कि एक दूसरी कंट्री को किसी दूसरी कंट्री पर जबरदस्ती कब्जा करके वहां के लोगों के ह्यूमन राइट को वायलेट करने का राइट नहीं है। प्लीज लेफ्ट इंडिया, आप भारत छोड़िए। ये कहने वाले महाराजा थे, तो अंग्रेजी महाराजा से नाराज। गांधी जी ने भी एक पत्र महाराजा हरि सिंह को लिखा था कि भाई ऐसा है कि जो कश्मीर घाटी आपकी एरिया है, कम से कम आप पूरा कश्मीर अगर पाकिस्तान को नहीं दे रहे हो तो वहां जनमत संग्रह कर लो, अगर कोई पाकिस्तान में मिलना चाहता हो तो पाकिस्तान में मिल जाए। गांधी जी वाज बैरिस्टर, वो एक वकील थे। तो ऐसा तो नहीं होगा 1947 का एक्ट जिसके आधार पर देश को स्वतंत्रता मिली और ये डोमिनियन और सारी चीजें हो रही थी वो उन्होंने नहीं पढ़ा हो। आई एम लाइक लॉ प्रोफेसर और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने ये 1947 का भी एक पढ़ा, 1935 का भी एक पढ़ा और दोनों एक्ट में नॉट एनी सिंगल प्रोविजन फॉर द सेपरेशन, यानी सेपरेट रहने का उसमें कोई भी प्रोविजन नहीं था। उसमें या तो भारत के साथ मिलना है देशी रियासत को या पाकिस्तान के साथ मिलना है और वो उनकी डेमोग्राफी के बाद साथ में उनकी जियोग्राफिकल जो उनकी पोजीशन है उसके आधार पर उनको मिलना है। लेकिन गांधी जी भी नाराज। अब ये सब लोग नाराज जब उनके मन में थे, इधर जिन्ना ने धमकी देना चालू किया महाराजा को कि आप अगर पाकिस्तान में नहीं मिलेंगे तो आपको हम आक्रमण करके कब्जा कर लेंगे। और कबायली, वहां की एक जनजाति है, उनकी कबायलियों के वेश में पाकिस्तानी सेना ने वहां पर जो है आक्रमण कर दिया। ये बात है 22 अक्टूबर 1947 की। जब कबायली सेना पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में घुस गई तो फिर महाराजा हरि सिंह के सामने बड़ी चुनौती थी। तो उस समय एक फैक्ट मैं आपको और बता रहा हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो आरएसएस जिसको बोलते हैं, उसकी जो सर्वे सर्वा थे वो थे पूजनीय गुरु गोलवलकर। गुरु गोलवलकर सरदार पटेल के कहने से महाराजा से मिलने गए। बंद कमरे में उनकी आधा घंटा बातचीत हुई। उसमें बातचीत क्या हो ये तो मालूम नहीं, लेकिन कहीं कहीं जो जिक्र आता है लोगों से बातचीत करने में ये आता है कि गुरु गोलवलकर ने महाराजा हरि सिंह को ये कहा कि सिर सलामत है, ताज कभी भी आ जाएगा। और शिवाजी जब अफजल खान के साथ लड़ने के लिए जा रहे थे तो बहुत सारी अपमानजनक संध्या उनको करना पड़ी थी, यहाँ तक कि उनकी जो कुल देवी थी तुलजा भवानी का मंदिर भी अफजल ने जला दिया था, तो भी उन्होंने कोई रिएक्ट उस समय नहीं किया था। तो देश की एकता अखंडता के लिए यदि आपको कश्मीर छोड़ना पड़ रहा है तो आप मान जाइए। और महाराजा हरि सिंह तैयार हो गए। शेख अब्दुल्ला को उन्होंने सत्ता सौंप दी, जो कि नेहरू जी चाहते थे। जब लेटर शेख अब्दुल्ला को प्रशासक घोषित करने का वहां की राज्य सरकार ने जारी कर दिया तो नेहरू जी ने बोला ठीक है अब अपना काम पूरा हो गया, अब शेख अब्दुल्ला आ गया, अब अपन यहाँ पर बात कर सकते हैं। उसके बाद अधिमिलन का जो पत्र था, एसेशन जो लेटर था, वो लेटर वहां पहुंचा। उस लेटर पे हरि सिंह ने साइन किए, माउंटबेटन ने उसको ओके किया और उसके बाद विधिवत पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर का भारत में अधिमिलन एसेशन हो गया। तो इसमें डिले की बात नहीं है। डिले इसलिए नहीं है क्योंकि उसके बाद तो बाद में तो भोपाल मिला है। भोपाल तो 1950 के आसपास जो है भारत के साथ आया है। उसके बाद फिर जो है गोवा तो और 60 के दशक में हमारे साथ मिला है, हम उसको मिला के लाए। तो महाराजा ने कोई अपने साथ डिले नहीं किया, जो भी डिले की पोजीशन थी वो मैंने सब आपको बताई। और इस तरह जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना का प्रवेश कबायलियों को हटाने के लिए हुआ। और उसके बाद ये हुआ कि 8 नवंबर तक, ये 22 अक्टूबर की घटना है जब पाकिस्तान की सेना जम्मू कश्मीर में घुसी थी।
22 अक्टूबर से लेकर इन 15-20 दिनों में सरदार पटेल ने तत्काल सेनाएं भेजी, हवाई जहाज से वहां सेना पहुंची। हवाई जहाज उतरने के लिए जो वहां पर पट्टियां बनाई गई वो आरएसएस के लोगों ने वहां तैयार की। वो जो कि नॉन जो है वो सोल्जर्स थे, उन्होंने वहां पट्टियां तैयार करी, उस पर भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर हवाई जहाज उतरे, उसमें से सैनिक निकले, ट्रकों से रसद पहुंची गई और 20-25 दिन में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तानियों से उड़ी सेक्टर तक, जो उड़ी पिक्चर आपने देखी होगी, वो पूरा सेक्टर तक का हिस्सा उन्होंने वापस ले लिया। जब माउंटबेटन ने देखा कि यार ये तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, ये तो मान ही ना रहे, ये तो पूरा लाहौर तक घुस जाएंगे, तो माउंटबेटन जो कि सेना का प्रमुख था, उसने सेना को उड़ी सेक्टर से आगे बढ़ने से रोक दिया। मेजर सोमनाथ शर्मा का बलिदान हुआ, जिनको परमवीर चक्र पहला मिला है। और फिर सेना ने कहा कि साहब अगर हमें आप उड़ी सेक्टर से आगे नहीं बढ़ने देना चाहते तो हमें वीरपुर मुजफ्फराबाद तक जाने दीजिए, क्योंकि वहां भी कत्लेआम हो रहा है। एक दिन में 18,000 हिंदू और सिखों का कत्लेआम वहां पर पाकिस्तान की कबाइलियों ने किया, लेकिन माउंटबेटन ने उनको वहां भी बढ़ने से रोक दिया। नेहरू जी और उनके साथ कुछ चर्चा हुई और 1 जनवरी 1948 को नेहरू जी इस युद्ध को लेकर चले गए यूएनओ। एकमात्र विश्व का ऐसा उदाहरण, अभी तक की हिस्ट्री देश की ये रहती थी कि बड़ा देश छोटे देश को पीटता था, छोटा देश यूएनओ में जाता था कि साहब हमें तो पीट दिया, ताकतवर देश मार खाता था, हारने वाला देश यूएनओ जाता था कि साहब युद्ध संधि करा दो, हमें तो मार लिया। लेकिन भारत एक बड़ा देश, भारत की सेनाएं जीतने की स्थिति में, और नेहरू जी चले गए यूएनओ में। और जब यूएनओ में चले गए तो एक तरह से वहां यूएनओ के निर्देश पर युद्ध विराम हो गया। युद्ध विराम होने के बाद यूएनओ ने कहा कि जो सेना जहां है वहीं रहेगी, पाकिस्तान पीछे हटेगा, जब पाकिस्तान पीछे हटेगा तो भारत सेना भी अपनी सीमा पर आएगी और उसके बाद वहां प्लेबिसाइड होगा। प्लेबिसाइड होने के बाद तय हो जाएगा कौन सा हिस्सा किसका है। लेकिन पाकिस्तान की सेना ने आज तक वो हिस्सा खाली नहीं किया। प्लेबिसाइड की बात इसलिए नहीं थी क्योंकि उसके बाद बहुत सारा पानी जो है सिंध नदी में बह चुका है, अनेक चुनाव कश्मीर में हो चुके हैं, इसलिए प्लेबिसाइड यानी जनमत संग्रह का वहां कोई रीजन नहीं था। और ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है आज भी पाकिस्तान के पास जो है पूरा रह गया। अब मैं बहुत संक्षिप्त में आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सारे सर्कमस्टेंसेस हुए हैं, इसको लेकर फिर नेहरू जी और शेख में काफी दोस्ती हुई, और दोस्ती होने के बाद दोस्ती इस सीमा तक पहुंची कि उन्होंने 1954 में भारत की संसद को बताए बिना एक ऑर्डर जारी करा लिया राष्ट्रपति से, जिसको 35A के रूप में हम सब जानते हैं। 370 वहां पर अप्लाई हो गई, 370 जिसको हम बोलते हैं। और उसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि शेख अब्दुल्ला ने वहां पर अपना खुद को राष्ट्रपति बना लिया, अपना खुद का एक झंडा अलग बना लिया, अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बना लिया। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बंगाल में पहले वाइस चांसलर रहे और भारत के प्रथम वो मंत्री भी, केंद्रीय मंत्री और वो रहे, जिनके कारण आज जो पंजाब का हिस्सा जो बचा हुआ हमारे पास है, जो कश्मीर का जो हिस्सा हमारे पास है, वो बंगाल का जो हिस्सा है वो हमारे पास उनके कारण ही है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस विषय को लेकर आंदोलन चलाया कि एक देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं रहेंगे। कालांतर में उनकी हत्या जम्मू कश्मीर में कर दी गई, पूरे देश में रोष हुआ और उसके बाद में जो है भारत की नागरिकों ने संसद को प्रेशराइज किया और भारतीय संसद ने फिर वहां से वो एक्ट खत्म कराया। लेकिन उसके बाद भी वहां 370 कायम रही और 1954 में जो है वहां पर ये 35A भी लागू कर दिया। इसके दुष्परिणाम क्या हुए? इसके दुष्परिणाम ये हुए कि जम्मू कश्मीर में कोई भी महिला यदि जम्मू कश्मीर के बाहर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में भी कहीं शादी कर लेती थी तो उसको वहां पर प्रॉपर्टी राइट्स नहीं रहते थे। शेख अब्दुल्ला जी की खुद की बिटिया सारा अब्दुल्ला, उसकी शादी राजेश पायलट के लड़के, क्या नाम उसका, सचिन पायलट से हुई। जब जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर ने PIL दायर की इस संबंध में कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है, विमेन ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, तो लंबी सुनवाई के बाद में फिर ये प्रॉपर्टी राइट उनको वापस मिलने चालू हुए। तो वो जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर के दिल्ली ऑफिस में हमारे पास आई और उसने हमें थैंक यू बोला, लेकिन बच्चों को फिर भी राइट नहीं था। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में यदि महिला शादी कर लेती थी तो उसके प्रॉपर्टी राइट बचे रहते थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान में जाता था, सद्भावना पुल के आधार पर वो वहां पर आना जाना उनका लगा रहता था। अगर जम्मू कश्मीर की महिला पाकिस्तान में शादी कर लेती थी तो प्रॉपर्टी राइट थे, लेकिन भारत में शादी कर लेती थी तो प्रॉपर्टी राइट नहीं थे। क्यों? क्योंकि वहां पर 370 था, 35A लागू था। हम रिजर्वेशन की बात करते हैं। रिजर्वेशन के आधार पर हमारे देश का एक समाज अपने जीवन यापन और एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आज आगे आ गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रयास से वो सारा समाज, हमारा अपना समाज आज कहीं ना कहीं गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए
बाबा साहब को थैंक यू बोलता है, लेकिन संविधान बनने के बाद भी 5 अगस्त 2019 तक जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं था। जैसा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और मौलाना आजाद जो दिल्ली की यूनिवर्सिटी वहां भी नहीं है, क्योंकि बताते हैं कि वो इस्लामी यूनिवर्सिटी है, इसलिए वहां रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है। जो भीम भीम का नारा देते हैं उनको जरा समझना चाहिए। तो वहां पर रिजर्वेशन का पावर नहीं था। 1952 में श्रीनगर में जो वाल्मीकि मुस्लिम थे, दलित मुस्लिम थे, उन्होंने हड़ताल कर दी। तो फिर वहां का जो प्रधानमंत्री था उसने अमृतसर से कुछ वाल्मीकि परिवार, 80 वाल्मीकि परिवार हुआ, एससी जो थे, दलित जो थे, और उनको स्वीपर का काम वहां दिया। तो उनको एक पीआरसी वहां पर दी गई, परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट उनको दिया, और उसमें सशर्त दिया कि आपको सिर्फ यहाँ स्वीपर का ही काम करना पड़ेगा। 1952 में 2018 तक, यानी 5 अगस्त 2019 के पहले तक, वो जो 80 परिवार थे वो लगभग 4000 परिवार, 4000 लोग उनके हो गए, 4000 परिवार में के रूप में बदल गए इन 50 वर्षों में। आप आश्चर्य करेंगे कि 370 और 35A के कारण वो वाल्मीकि परिवार के बच्चे यदि पीएचडी कर लेते थे या एमबीबीएस भी कर लेते थे या बड़ी शिक्षा भी ले लेते थे, तो भी उनको वहां जम्मू कश्मीर में सिर्फ स्वीपर की नौकरी ही मिल सकती थी। क्या आपको ये बात किसी ने बताई? यानी भारतीय संविधान के लगभग 100 से ज्यादा आर्टिकल वहां अप्लाई नहीं थे। वहां ना तो आरटीआई का कोई प्रोविजन था, ना वहां पर शिक्षा के अधिकार का कोई प्रोविजन था। जो गोरखा समाज के लोग थे, नेपाल से लोग आए थे, उनके पीआरसी में चौकीदारी लिखा हुआ था, जबकि गोरखास जो थे उन्होंने अनेक बार जम्मू कश्मीर की रक्षा करते हुए हिमालय की चोटियों के बर्फ पे अपने खून से विजय लिखा है भारत के लिए। उन गोरखाओं के लिए भी ये सिर्फ ये था कि आप सिर्फ चौकीदारी करेंगे, उनके बच्चे यदि पीएचडी कर लेते हैं, एमबीबीएस कर लेते हैं, क्वालिफाइड एग्जाम पास कर लेते हैं, तो भी वो सिर्फ चौकीदारी की नौकरी वहां कर सकते थे। बड़े मजे की बात थी कि वहां के 10 लाख लोग ऐसे थे जो मीरपुर मुजफ्फराबाद से भागकर आए थे, या 1965 और 1971 के पाकिस्तान युद्ध में अपनी दूसरी भूमि से भागकर आए थे। इसे 10-15 लाख लोग जो है वहां पर करीब 40-50 साल से रह रहे थे। वो लोकसभा के चुनाव में तो वोट डाल सकते थे, लेकिन विधानसभा के चुनाव में उनको वोट डालने का भी राइट वहां पर नहीं था। डेमोग्राफी ये थी कि कश्मीर घाटी में विधानसभा की सीटें ज्यादा थी और बाकी जम्मू लद्दाख सब मिलाकर उनकी कम थी। तो जम्मू कश्मीर घाटी जो मुस्लिम घाटी जो थी, वहीं के ही लोग वहां पर लीड करते थे, बाकी लोगों से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। ज्यादा पैसा वो वहीं के वहीं खर्च कर लेते थे, बाकी लोगों तक विकास पहुंच नहीं पाता था। ये सारे धब्बे 5 अगस्त 2019 को भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने 370 को खत्म करके 35A को खत्म करके दूर की। अब आज की कंडीशन वहां पर यह है कि आज की कंडीशन में वहां पर भारत का संविधान पूरा का पूरा उसी तरह अप्लाई है जैसा कि हमारे मध्य प्रदेश में लागू है, और वहां के आरक्षित समाज को वैसे के वैसे ही राइट हैं जो कि हमारे मध्य प्रदेश में लोगों को है। और आप देखेंगे कि 50 साल में सिर्फ वहां 15,000 करोड़ का प्राइवेट निवेश हुआ, लेकिन इन 3 सालों में 19 से लेकर अभी तक वहां 56,000 करोड़ जो है प्राइवेट लोगों के द्वारा वहां पर निवेश किया गया। वहां पर जो आतंकियों के सहयोगी लोग थे उनको ढूंढ ढूंढ कर उनको वहां बर्खास्त किया गया, सहयोगी का हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जैसे लोगों को हतोत्साहित वहां पर किया गया। आज वहां फिल्म नीति बन रही है, आज वहां पर उनकी शिक्षा नीति बन गई है, आज वहां की औद्योगिक नीति बन गई है, आज वहां व्यापार नीति बन गई है, और जो पहले टेररिस्ट हॉटस्पॉट था वो आज टूरिस्ट हॉटस्पॉट के रूप में सामने आ रहा है। और आपको जानकर खुशी होगी कि इसी 2 साल में लगभग 56 लाख लोगों ने वहां पर जो है जाकर वहां पर जो है टूरिज्म का आनंद लिया। और अभी सचिन तेंदुलकर वहां देखे होंगे आपने, क्रिकेट खेलते हुए आपको दिखे थे, और G20 का सम्मेलन वहां पर हुआ। ये सारा होने के बाद भी यदि हम आज देश में देखें तो हमारे यहाँ देश में एम्स बढ़ रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ रही है। यदि हम देखें सड़कें हमारे यहाँ पहले 10 किलोमीटर बनती थी 14 के पहले, लेकिन 28 किलोमीटर प्रतिदिन सड़कें बन रही हैं। हाई स्पीड ट्रेनें हमारे यहाँ की, बुलेट ट्रेनें हमारे यहाँ की, विश्व का सबसे ऊंचा पुल हमारे देश में, सबसे बड़ा लंबा रेलवे पुल हमारे यहाँ है, सबसे बड़ा। ये सारे देश में हम सारी चीजों में हो, लेकिन उसके बाद भी स्थिति ये है कि हमारे पास हमारे देश का जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है वो हमारे देश के पास नहीं है, जिसका नाम है गिलगित बल्तिस्तान, POJ, जिसको लेने की हम बात करते हैं। और ये जो गिलगित बल्तिस्तान है, इसका महत्व क्यों है? इसका महत्व इसलिए है कि यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा भंडार स्वच्छ पानी का है, साफ पानी का। अगर पूरे वर्ल्ड में पानी खत्म हो जाए तो भी पूरे वर्ल्ड को 15 साल तक साफ पानी देने की जो बात है वो गिलगित बल्तिस्तान के जो पहाड़ हैं बर्फ के, जहां जो अनटच हैं, वो दे सकते हैं। 1680 गोल्ड माइन वहां पर है,
जिसमें से 125 गोल्ड माइन वो दक्षिण अफ्रीका की जो खदानें हैं उनसे ज्यादा अच्छी दाल वाली हुआ है, और पाकिस्तान ने चीन को वो सौंप दिए अवैध रूप से, और चीन वहां खनन कर रहा है हमारे देश की भूमि पर घुसकर, वो हमारे देश की अमूल्य खनिज संपदा वहां से चुरा रहा है। आगे भी हम देखें, डिस्टेंस यदि हम देखें तो मैं आगे बताने वाला हूं, ये जम्मू, ये गिलगित बल्तिस्तान का ये इलाका, पता चलता है कि हमने क्या खोया। गुलमर्ग और सोनमर्ग से कई बहुत अच्छी चीजें वहां पर हैं जो आज हमारे पास नहीं है, उस पर पाकिस्तान चीन का कब्जा है। शारदा पीठ 2400 यानी 2400 ईयर्स पहले शारदा पीठ की स्थापना हुई थी, और यहाँ पर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी जिसको वर्ल्ड की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बोला जाता था, और वहां पर बहुत तरह की बुक्स थी जिनको पढ़ने के लिए पूरे वर्ल्ड से लोग आया करते थे, और वो नॉलेज सेंटर के रूप में शारदा पीठ को बोला जाता था। आज भी हम सरस्वती पूजन जब करते हैं तो उसी परंपरा के आधार पर करते हैं कि वहां शारदा माँ की पूजा होती थी। वो ज्ञान की देवी थी, वो संगीत की देवी थी, वो कला की देवी थी। उसी के रूप में आज भी हमारे पूर्वज, हम उनके पूर्वज के रूप में शारदा पीठ से प्रेरणा लेकर माँ सरस्वती की पूजा अपने संस्थाओं में करते हैं, लेकिन जो मुख्य स्थान माँ शारदा का है वो आज हमारे पास नहीं। क्या आपको लगता है कि इस जगह हमारे पास आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अगर हम देखें तो फेमस गिलगित बुद्धास, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर पर बहुत लंबे समय तक अशोक का राज रहा, बुद्ध धर्म का राज रहा, तो वहां पर बहुत अच्छे स्कल्पचर जो है बुद्ध समाज के जो है, उन्हें बहुत अच्छी दंत कथाएं और बहुत अच्छे चित्र और बहुत अच्छी मूर्तियां वहां पर बुद्ध जो थे उनके द्वारा वहां स्थापित की गई गुफाओं में। लेकिन आज पाकिस्तानी आर्मी उनको नष्ट कर रही, उनको खराब कर रही, भारत की संस्कृति से उनको अलग करने का प्रयास कर रही। अब अगर इसका हम जब गिलगित बल्तिस्तान का स्थान जाने, तो आज ये स्थान अगर हमारे पास होता तो हम लंदन से बाय रोड जा सकते थे, वहां से हम वहां से मॉस्को बाय रोड जा सकते हैं, हम ईरान तेहरान वहां पे बाय रोड जा सकते हैं। और जितना अभी 2014 के पहले मुंबई से दिल्ली तक के सफर में समय लगता था, ये चूंकि पीपीटी पहले का बना हुआ है, लेकिन अगर हमारी फास्ट स्पीड जो ट्रेनें हमारी हैं तो ये सब समय आधा कर लो, आप ट्रेनों के जो है बाय रोड इन जगहों पर जा सकते हैं। इसका इतना महत्व है। सोचो अगर ये हिस्सा हमारे देश में वापस आएगा तो हमारे देश का पर्यटन, हमारे देश का व्यापार ये कितना बढ़ेगा। हम सीधे बाय रोड उन लोगों के साथ जो है अपने मार्केटिंग कर सकते हैं, रोजगार के कितने साधन हमारे यहाँ उपलब्ध हो जाएंगे। यूरोप में जाने के लिए अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप दिल्ली से गाड़ी में बैठे और 2 दिन की यात्रा करिए और मॉस्को में उतर गए। आपको कोई हवाई जहाज के लिए जाने की जरूरत नहीं, कोई टिकट कराने की जरूरत नहीं, आप 100 घंटे में लंदन पहुंच गए और लंदन में आप पेशेंट का इलाज करके वापस आ गए। ये है हुंजा लेक जो अक्सर जमी रहती है, इस पर आज भी जो है चाइनीज जो टूरिस्ट हैं वो लोग पहुंचते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को भी वहां जाने का राइट नहीं है। ये हुंजा वैली है, इसका भी एक बड़ा महत्व है। इस तरह अगर देखा जाए तो ये पूरा हिस्सा COTL POTL ये पूरा हिस्सा आज भारत के पास नहीं है, जो रूस को घेरने के लिए उनकी साधन थी, वो उनकी योजना थी। ये लेडी फिंगर पीक है, ये नंगा पर्वत बेस है जहां पर आज चाइनीज आर्मी पड़ी हुई है वहां। इस तरह यदि हम देखें तो भारत के साथ एक बहुत बड़ा छल हुआ है कि 2,22,236 वर्ग किलोमीटर में से हमारे पास सिर्फ 1 लाख समथिंग है, नक्शे में आज हमारे पास पूरा है, लेकिन हमें वास्तव में देखा जाए तो आज ये पूरा क्षेत्र इनके कब्जे में है। तो व्हाट इज अवर रोल? तो इस इंफॉर्मेशन को हमें और बढ़ाना है, इस पर हमें और अध्ययन करना चाहिए, लोगों में इसके लिए जागरूकता देना चाहिए, और इस विषय को आगे बढ़ाते हुए हमें और आगे बढ़ाना चाहिए। निश्चित रूप से मैं एक और वृत्तांत के साथ में अपनी बात को खत्म करूंगा कि याज्ञवल्क्य और दशरथ, राजा दशरथ का एक संवाद चल रहा था। ये कठोपनिषद में है। ये कठोपनिषद आप पढ़ेंगे कभी, हमारे तो एंशिएंट हमारे जो बुक्स हैं वो कठोपनिषद है। उसमें ये कहा गया है कि राजा दशरथ महर्षि याज्ञवल्क्य से पूछते हैं कि यदि रात्रि में हमें कहीं जाना तो हम कैसे जाएंगे। तो राजा दशरथ उसे बोलते हैं कि रात्रि में यदि हमें कहीं जाना है तो हम चंद्रमा की चांदनी में देखते हुए रास्ते को जा सकते हैं। तो राजा दशरथ कहते हैं कि यदि अमावस की रात है और उस दिन चांद निकला ही तो हम कैसे जाएंगे। तो राजा दशरथ कहते हैं कि हम दीपक जलाएंगे और दीपक की रोशनी में जो है अपना मार्ग तय कर लेंगे। फिर दशरथ पूछते हैं कि यदि आंधियां चल रही हो, तूफान चल रहे हो, दीपक जल ही ना पाए तो हम मार्ग कैसे करेंगे, कैसे जाएंगे। तो राजा दशरथ बोलते हैं कि हम अपनी दृष्टि से, अपने विजन से हम मार्ग को तय करेंगे। कोई होगा जो आवाज देगा कि आओ, रास्ता इधर से है। ये आवाजें वास्तव में आज जम्मू कश्मीर आप लोगों के सामने दे रहा है कि आओ,
ये रास्ता देश की प्रगति का, देश के विकास का इधर से है। और निश्चित रूप से 2025 के पहले तक भारत की सेनाएं अपने खोए हुए भाग को पूरा करने के लिए प्रयास करेंगी। आने वाले समय में निर्वाचन आ रहा है, चुनाव आ रहा है, हमें जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने वाली सरकारों का समर्थन करना है, उन्हें आगे बढ़ाना है, उन्हें बल देना है, ताकि हमारे देश में फिर से हमारे देश का खोया भाग, हमारे देश का मानचित्र पूरा हो सके। और जब हमारे देश का मानचित्र होगा तो इस देश के नागरिकों का स्वाभिमान चित्र भी पूरा होगा। आज इतना ही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप लोगों ने मुझे बोलने का अवसर दिया, यहाँ बुलाया, आग्रह किया, इस अच्छे विषय पे हम सबने जानकारी ली। इसके लिए आनंद मिश्रा जी का, मैडम जी का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। चौहान साहब, निश्चित तौर पर आपने हम सबको या हम सभी को जम्मू कश्मीर की वास्तविकता से परिचित करवाया। निश्चित तौर पे आधी अधूरी जानकारी हम सभी के पास थी, उस जानकारी को पूर्ण करने में आपका सहयोग रहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, डॉक्टर विश्वास चौहान सर मध्य प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन में सदस्य, एडमिनिस्ट्रेटिव सदस्य के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके साथ ही वो जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र के मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं और इसी तरीके के अध्ययन से हम अपने देश को विकास की ओर ले जा सकते हैं। हम अपने भूले हुए इतिहास को जानकर और अपने स्वाभिमान को जगाकर आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं आग्रह करूंगा माननीय वाइस चांसलर मैडम से कि वह स्मृति चिन्ह देकर चौहान साहब का सम्मान करें। सर, ये एक छोटा सा स्मृति चिन्ह अरविंदो परिवार की तरफ से हमारी स्मृति आपके स्मृति पटल पर बनाए रखने हेतु। हम सब बहुत आभारी हैं और हम सभी का साथ और साधुवाद आपको इस परिचर्चा के लिए। और आप सभी सम्माननीय सदस्यगण जो सभागृह में बैठे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। धन्यवाद।